हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। मुद्रास्फीति होती क्या है? जब किसी भी कंट्री के अंदर मैक्सिमम वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगें तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति का नाम देते हैं। अधिकांश वस्तुओं से हमारा मतलब है कि अगर कुछ वस्तुओं की महंगाई बढ़ेगी तो देश की मुद्रास्फीति नहीं, वो वस्तुगत महंगाई कहलाएगी। ऐसे में दो चीज़ें सामने आएंगी, क्या क्या? वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ेंगी और उसके साथ साथ रुपए का मूल्य गिरता जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति से बिल्कुल अपोजिट विपरीत परिस्थिति है जिसका नाम है मुद्रा अवस्फीति। मुद्रा अवस्फीति में मुद्रास्फीति से उल्टा होगा। अधिकांश वस्तु और सेवाओं की कीमतें निरंतर गिरने लगेंगी, सब कुछ सस्ता होने लगेगा। इसका मतलब है वस्तु और सेवाओं का मूल्य हो जाएगा कम और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। अब हम मुद्रा में ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, किन कारणों से इन्फ्लेशन होगा। तीन प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। एक पहला कारण है जिसको हम लोग नाम देते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा कारण है जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। और तीसरा कारण है जिसको हम लोग बोलते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति क्यों पैदा होगी? अगर किसी भी देश के अंदर मांग आपूर्ति की तुलना में ज्यादा बढ़ जाए, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस अंतराल के कारण, इस गैप के कारण जो मुद्रास्फीति पैदा होगी उसे हम मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे। मांग बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे देश में जनसंख्या का बढ़ जाना, देश में लोगों की आय का स्तर बढ़ जाना, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाना, काला धन बढ़ जाना, सरकारी खर्चे में वृद्धि हो जाना। इन सभी कारणों से मांग जन्य मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन पैदा होती है। दूसरे टाइप की मुद्रास्फीति है जिसका नाम है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति या तो देश के अंदर सप्लाई बाधित होने से, सप्लाई रुक जाने से पैदा होती है, या फिर देश में जो संरचनात्मक कमियां हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से पैदा होती है। जैसे सरकार के द्वारा गलत मौद्रिक नीति अपना लेना, सरकार के द्वारा गलत राजकोषीय नीति अपना लेना, अर्थव्यवस्था की गलत संरचना का प्रयोग कर लेना, इन कारणों से संरचनात्मक मुद्रास्फीति पैदा होती है। और इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, संरचनात्मक मुद्रास्फीति का ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो अगर एग्जाम में बॉटलनेक इन्फ्लेशन पूछा जाए तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति का दूसरा नाम। अगला प्रकार है जिसका नाम है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति का मतलब है किसी भी वस्तु के उत्पादन में बहुत सारे कारकों का प्रयोग होता है, जैसे कि श्रम, जैसे कि कच्चा माल, जैसे कि किराया। अगर इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाए तो इसके कारण जो महंगाई बढ़ेगी वो लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाएगी। उदाहरण के लिए देश में न्यूनतम मजदूरी का बढ़ जाना लागत जन्य मुद्रास्फीति का एक कारण है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पीड के हिसाब से, इन्फ्लेशन की दर के हिसाब से इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है। गति के आधार पे अलग अलग किताबें अलग अलग प्रकार से बांटती हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की मुद्रास्फीति है। सबसे पहली रेंगती हुई मुद्रास्फीति, उसके बाद चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति और अति मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति की जो दर है वो बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी गति से बढ़ती है। रफली हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग 1 से 2% के बीच में। तो 0% मुद्रास्फीति, आधा % मुद्रास्फीति, 1.25% मुद्रास्फीति, ये क्रीपिंग है। उससे थोड़ी तेज हो जाए तो वो चलती हुई मुद्रास्फीति है, जो नॉर्मली विकासशील देशों में देखी जाती है। अब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी है तो रनिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 2 संख्याओं से ऊपर, दहाई के अंकों से ऊपर चली जाए और गैप आके बढ़े, जैसे कि इन्फ्लेशन 15 से बढ़ के 25 हो गई, 25 से बढ़ के 45 हो गई, अगर इस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़े, 50 से 100 हो गई, तो वो कूदती हुई मुद्रास्फीति है। हाइपर इन्फ्लेशन वो परिस्थिति है जब इन्फ्लेशन सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, देश के अंदर मुद्रा का मूल्य बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ जाता है, वस्तुओं की कीमतें मैक्सिमम जितनी महंगी हो सकती हैं उतनी महंगी हो जाती हैं, और यूं समझें कि कागज के नोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसमें आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, तो उसको हम लोग नाम देते हैं अति मुद्रास्फीति। सबसे भयावह, सबसे भयंकर स्थिति। अब इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। जैसे पहली परिभाषा है ग्रोथफ्लेशन। ये दो चीजों का मिक्सचर है, एक तो ग्रोथ और एक इन्फ्लेशन। ऐसी इन्फ्लेशन जो किसी देश के विकास के लिए जरूरी हो उसे हम लोग ग्रोथफ्लेशन का नाम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब जब इन्फ्लेशन आएगा तो आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, और आर्थिक गतिविधियां तेज होने से ही देश का अल्टीमेट विकास होता है। तो देश के विकास के लिए जरूरी ग्रोथफ्लेशन। उदाहरण के लिए भारत के विकास के लिए जरूरी हम लोगों ने 4% इन्फ्लेशन मानी है, तो हमारी वो ग्रोथफ्लेशन कहलाएगी। अगली इन्फ्लेशन है जिसका नाम है संधारणीय मुद्रास्फीति या सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की वो दर जिससे देश के विकास को गति मिले,
इकोनॉमी आगे बढ़ने लगे और उसके साथ साथ बढ़ी हुई कीमतों से लोगों की जिंदगी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, लोग आराम से बढ़ी कीमतों के साथ जी पाएं, तो हम उसको नाम देते हैं संधारणीय मुद्रास्फीति या सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। अगला है जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब है किसी देश में ऐसी आर्थिक परिस्थिति जब देश में मुद्रास्फीति की दर भी बहुत ऊंची हो और बेरोजगारी की दर भी बहुत ऊंची हो, दोनों एक साथ हो तो हम उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला है जिसका नाम है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन एक ऐसी परिस्थिति है जब देश में बाकी वस्तुओं में या तो महंगाई नहीं होती या सामान्य महंगाई होती है, लेकिन किसी एक वस्तु में या वस्तुओं के छोटे से ग्रुप के अंदर बहुत तेजी से महंगाई बढ़ जाए, अन्य वस्तुओं की तुलना में कुछ वस्तुओं का बहुत तेजी से महंगा हो जाना स्क्यूफ्लेशन कहलाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की वस्तुओं का महंगा होना स्क्यूफ्लेशन का एक एग्जाम्पल है। अब एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा जिसका नाम है फिलिप वक्र। फिलिप वक्र बेसिकली एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री A.W. फिलिप के द्वारा दिया गया। उन्होंने अपने वक्र के माध्यम से दो चीजों के बीच में संबंध बताया कि मुद्रास्फीति में और बेरोजगारी में व्युत्क्रम संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बेरोजगारी में कमी आएगी, और अगर इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाएगा तो उसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन इन दोनों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद एक और शब्द जिसका नाम है हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब भी हम मुद्रास्फीति का मापन करते हैं तो इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए हम लोग सूचकांकों का प्रयोग करते हैं। सूचकांक में जितनी वस्तुएं सम्मिलित हैं, अगर सभी की महंगाई एक साथ निकाली जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन सरकार अपनी मौद्रिक नीतियां हेडलाइन इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बनाती, सरकार अपनी मौद्रिक नीतियां बनाती है कोर इन्फ्लेशन के हिसाब से। मुख्य मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन वो मुद्रास्फीति है जिसके अंदर हम लोगों ने खाद्य पदार्थों और ईंधन की महंगाई को हटा दिया है। तो जिसको हम कह सकते हैं गैर खाद्य वस्तुओं की महंगाई कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। इसी के आधार पर भारत में आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं। इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए भारत में सूचकांक विधि का प्रयोग होता है। कौन कौन से सूचकांक हैं? देखिए, मैंने इसको दो भागों में बांटा कि एक तो मुख्य सूचकांक है और एक अन्य सूचकांक है। मुख्य सूचकांकों में दो सूचकांकों का प्रयोग भारत में होता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अन्य सूचकांकों में भी दो का प्रयोग होता है, पीपीआई और एचपीआई। मुख्य सूचकांक मैंने इसलिए बोला क्योंकि भारत में सरकार के द्वारा महंगाई नापने के लिए बस इन्हीं दो सूचकांकों का प्रयोग सरकारी स्तर पे किया गया है। मौद्रिक नीति इन्हीं के आधार पे आज तक बनी। ये सूचकांक महंगाई तो नापते हैं लेकिन सरकार मौद्रिक नीति के लिए इनको काम में नहीं लेती है। डब्ल्यूपीआई का पूरा मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक। सीपीआई का पूरा मतलब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स या फिर उत्पादक मूल्य सूचकांक। एचपीआई का मतलब है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, और हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का ही एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेक्स। नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है रेजिडेक्स। अब इसमें से जो मुख्य सूचकांक है उसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई हमारे भारत में दो प्रकार के डब्ल्यूपीआई जारी होते हैं। एक केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल लेवल पे जारी किया जाता है और दूसरा डब्ल्यूपीआई रीजनल लेवल पे भी होता है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पे भी होता है। इसीलिए मैंने इसके दो टुकड़े किए। ये ऊपर वाली जो कहानी है ये सारी की सारी केंद्रीय डब्ल्यूपीआई की या भारत सरकार की डब्ल्यूपीआई, और दूसरा जो है ये सारा राजस्थान की डब्ल्यूपीआई। एग्जाम में दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में डब्ल्यूपीआई कौन जारी करेगा? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में एक आर्थिक सलाहकार का पद होता है। आर्थिक सलाहकार के द्वारा भारत में डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी किए जाते हैं। मासिक आंकड़े हैं और सिर्फ वस्तु आधारित सूचकांक है ये, जिसमें कुल मिला के 697 वस्तुएं सम्मिलित हैं। 697 वस्तुओं को तीन श्रेणी में बांटा गया है: प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्राथमिक वस्तुओं की 117 वस्तुएं, ईंधन वस्तुएं 16 और विनिर्मित वस्तुएं 564। उसके बाद राजस्थान का डब्ल्यूपीआई अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको याद कर लीजिए, राजस्थान के डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है 1999-2000 और भारत के डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है 2011-12। आरएस प्री के पिछले 3 पेपर में लगातार ये सवाल पूछा गया है कि डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष कौन सा है। दो आधार वर्ष होने से कंफ्यूजन रहती है तो इसको क्लियर कर लीजिए। राजस्थान का पूछा जाए तो 99 से 2000 और भारत का पूछा जाए तो 11-12। राजस्थान के डब्ल्यूपीआई में मात्र 194 वस्तुएं सम्मिलित हैं और उनकी कीमतें 76 केंद्रों से एकत्रित की जाती हैं। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक है जिसका नाम है सीपीआई। सीपीआई भारत में दो प्रकार के जारी होते हैं, एक तो श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और दूसरा एनएसओ के द्वारा भी जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो के द्वारा जो सीपीआई जारी होगा वो 3 प्रकार के होंगे, जिसमें से एक का नाम है सीपीआई आईडब्ल्यू, एक का नाम है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर या एएल, सीपीआई आरएल या रूरल लेबरर।
एनएसओ के द्वारा जो सीपीआई जारी होते हैं वो दो हैं, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी। वर्तमान में महंगाई की नीतियां बनाने के लिए एनएसओ वाला जो सीपीआई है उसको महत्व दिया जाता है। इसका आधार वर्ष रखा गया 2012। 2012 आने का मतलब एक कैलेंडर वर्ष के आधार पर निकलता है। श्रम ब्यूरो 3 प्रकार के सीपीआई जारी करती है, जिसमें से एग्रीकल्चर लेबरर और ग्रामीण श्रमिक, इन दोनों का आधार वर्ष है 86-87, लेकिन औद्योगिक श्रमिक का जो आधार वर्ष है वो 2016 है। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में भारत में वर्तमान में मुख्य मुद्रास्फीति सूचकांक कौन सा? तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे भारत में सीपीआई को मुख्य मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में अपनाया गया है। ये वस्तु और सेवा दोनों की महंगाई नापता है। आज के दिन हमारा मुख्य सूचकांक यही है और भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग अपनी मुद्रास्फीति को 4% पर रखेंगे, लेकिन इसमें प्लस या माइनस 2% हो सकता है। 4 में 2 जोड़ा जाए तो 2%, 2 घटाया जाए तो 2%, 2 जोड़ा जाए तो 6%। तो 2 से 6% की रेंज हो सकती है, लेकिन बेस्ट मुद्रास्फीति हमारे लिए मात्र 4% की। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि किसी व्यक्ति के ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है या अलग अलग क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रास्फीति आने के कारण किस किस को लाभ होता है या कौन कौन सी चीजों में वृद्धि होती है। उत्पादक को लाभ होता है, विक्रेता को लाभ होता है, ऋण लेने वाले व्यक्ति को, ऋणी को लाभ होता है, देश में आयात बढ़ जाते हैं पहले की तुलना में, सरकारी खर्चे या सार्वजनिक व्यय बढ़ जाते हैं और उन व्यक्तियों की जिनकी आय परिवर्तनशील है उनको भी फायदा होता है। जैसे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के साथ जिनकी सैलरी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने लगती है, उनको फायदा होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो महंगाई के कारण हानि के शिकार होते हैं या कुछ क्षेत्रों में कमी आ जाती है। उपभोक्ता को बढ़ी हुई महंगाई के कारण हमेशा कष्ट होगा क्योंकि वस्तुएं पहले की तुलना में महंगी मिलेंगी। ऋणदाताओं को नुकसान होता है क्योंकि उनको भविष्य में जब पैसा वापस मिलेगा उस समय वो उतना उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, बढ़ी हुई कीमतों पे पैसा मिलेगा। निर्यात पहले की तुलना में कम हो जाएंगे क्योंकि भारत में बनी हुई वस्तुएं महंगाई के कारण दूसरे देशों में महंगी हो जाएंगी, लोग उनको प्रेफर नहीं करेंगे। जिन लोगों की स्थायी कमाई है, फिक्स इनकम सैलरी है, जैसे महीने की 40,000 सैलरी है, तो उसको दिक्कत होगी क्योंकि सैलरी बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई के कारण उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। और सेम कहानी पेंशन वालों के लिए है कि अगर उनकी पेंशन बढ़ती नहीं है, उसका महंगाई से लिंक नहीं है, तो उनको भी नुकसान होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस मुद्रास्फीति के उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन के उपायों को मैंने 3 प्रकार से बांटा। मौद्रिक उपाय हो सकते हैं, राजकोषीय उपाय हो सकते हैं और प्रशासनिक उपाय हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट मॉनेटरी लेवल पे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, फिस्कल लेवल पे कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कर सकती है, लेकिन किसी एक चीज से मुद्रास्फीति पूरी तरह से दूर नहीं होगी। तीनों मिले जुले प्रयास हैं, सब एक साथ काम करेंगे तब जाके इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपायों में हम लोग क्या कर सकते हैं? मौद्रिक उपाय करना आरबीआई का कर्तव्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उन मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से बाजार में मनी सप्लाई को या तरलता को नियंत्रित करता है, कठोर साख नीतियां अपनाता है और महंगाई को रोक सकता है। सिमिलरली अगर हम सरकार को बोलें कि आप राजकोषीय उपाय कीजिए और महंगाई को रोकिए, तो सरकार क्या क्या कर सकती है? सरकारी व्यय में कमी ला सकती है, संतुलित बजट बना सकती है, घाटे के बजट बनाना बंद कर सकती है, कम कर सकती है और साथ के साथ कर को प्रगतिशील बना सकती है। जो व्यक्ति ज़्यादा खर्चा करते हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स, जो कम खर्चा करते हैं उनके ऊपर, जो कम कमाते हैं उनके ऊपर कम टैक्स। तो ऐसा टैक्स हम अपना सकते हैं, जैसे कि भारत में निजी आयकर इसी प्रकृति का टैक्स है। और प्रशासनिक उपाय हम क्या कर सकते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतें अनियंत्रित हो रही हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उनका अधिकतम मूल्य तय कर दें, राशनिंग के नियम बना दें और अगर कालाबाजारी के कारण बाजार में सप्लाई रुकी हुई है तो कालाबाजारी को रोक लें। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन या रिवीजन वीडियो था मुद्रास्फीति के बारे में। आरएस प्री के एग्जाम में या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसको फटाफट से देख लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।